अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायो मीन्स मॉस और फाइटा मीन्स प्लांट, मतलब हम कह सकते हैं कि मॉस लाइक प्लांट। तो ब्रायोफाइट के अंतर्गत आज हम मॉस और लीवरवर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है। इन्हें उभयचर कहा जाता है क्योंकि ये जमीन पर जीवित रह सकते हैं, साथ ही लैंगिक प्रजनन के लिए इन्हें पानी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर भी ये जीवन यापन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्लांट बॉडी की। तो ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है ये थैलॉइड होती है, जैसे कि हमने शैवाल में देखा था, थैलस के जैसी होती है। लेकिन शैवाल की अपेक्षा इसका जो थैलस होता है ये ज़्यादा अधिक विकसित होता है। इनमें रूट, स्टेम, लीफ जैसी संरचना होती है। इसमें वास्तविक रूट, स्टेम, लीफ नहीं पाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रूट जैसी, जड़ें जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है, इन्हें राइजोइड्स या मुलाफ कहा जाता है। ये एक कोशी या बहुकोशी के हो सकते हैं। इसमें जो ऊपर का भाग दिख रहा है ये कहलाता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के ऊपर का भाग स्पोरोफाइट होता है। गैमेटोफाइट ये अगुणित होता है, इनमें गुणसूत्र की संख्या अगुणित होती है या हैप्लॉइड होती है, और स्पोरोफाइट जो होता है ये होता है डिप्लॉइड। गैमेटोफाइट या जिसे हम युग्मकोद्भिद कहते हैं, इसमें जब माइटोटिक डिवीजन या समसूत्री विभाजन होगा तब इससे गैमेट्स बनेंगे, युग्मक बनेंगे, और ये युग्मक नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं, जिन्हें हम पुधानी एंथ्रीडियम, स्त्रीधानी आर्किगोनियम कहते हैं। इस एंथ्रीडिया से एंथ्रोजोइट्स, पुमड़ों का निर्माण होता है, और आर्किगोनिया से एग का निर्माण होता है। ये जो एंथ्रोजोइट्स होते हैं ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। क्योंकि इनमें फ्लैजिला पाया जाता है तो ये मूवेबल होते हैं, चल सकते हैं। तो ये पानी में तैरकर एग तक पहुंचते हैं, अंड तक पहुंचते हैं, और निषेचन की क्रिया होती है जिससे युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। अब यहाँ पर युग्मनज और जो जाइगोट बन रहा है ये डिप्लॉइड होगा। जो युग्मक थे वो हैप्लॉइड थे, और इस हैप्लॉइड युग्मक के मिलने से डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण हुआ। इस जाइगोट में तुरंत ही मियोटिक डिवीजन नहीं होता है, बल्कि इनकी कुछ कोशिकाएं विकसित होती है जिससे एक संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम स्पोरोफाइट या बीजाणुउद्भिद कहते हैं। ये जो स्पोरोफाइट होता है ये द्विगुणित होता है, और ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ रहता है। ये मुक्त जीवी नहीं होता है, ये अभी भी गैमेटोफाइट पर निर्भर रहता है, क्योंकि इसे पोषण की आवश्यकता होती है और इसे ये पोषण प्राप्त करते रहता है। इस स्पोरोफाइट में जब मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब इससे स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, और ये बीजाणु हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, और इनसे जब ये अंकुरित होते हैं तब फिर से एक नया गैमेटोफाइट या नए थैलस का निर्माण होता है। अब जो नया थैलस या नया गैमेटोफाइट बन रहा है वो भी कैसा होगा? अगुणित होगा। तो इस प्रकार से ब्रायोफाइट का ये जो चक्र है ये चलते रहता है। इनमें ब्रायोफाइट की अगर हम बात करें तो इनमें गैमेटोफिटिक फेस जो होता है ये प्रभावी अवस्था है। हम प्रभावी अवस्था क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अधिक विकसित है, और स्पोरोफाइट जो होता है ये कम विकसित होता है, इसलिए ये अप्रभावी अवस्था होती है। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट के आर्थिक महत्व की। तो शैवाल के से अगर तुलना करें तो इसका बहुत अधिक महत्व तो नहीं है, पर कुछ मॉसेस ऐसी होती है जिन्हें भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, शाकाहारियों, स्तनधारियों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा और प्राणियों के द्वारा। दूसरा, ब्रायोफाइट्स की जो स्मैग्नम की कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जो पिट प्रदान करती है। पिट ये कोयले के ही जैसा होता है,
जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। स्पैग्नम का उपयोग पैकिंग के लिए सजीव पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पे जब ले जाते हैं तो उनकी पैकिंग की जाती है। पैकिंग स्पैग्नम से की जाती है क्योंकि स्पैग्नम की खासियत होती है कि ये पानी को अवशोषित कर सकते हैं। तो अगर ऐसे समय में बारिश होती है तो ये क्या करेगा, स्पैग्नम पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और उस पानी को उस पदार्थ तक नहीं पहुंचने देगा और वो सुरक्षित रहेगा। जैसे हम मॉस की बात कर रहे हैं, लाइकेंस और मॉस ये ऐसे जीव है जो चट्टानों पर उगते हैं और ये चट्टानों को अपघटित भी कर सकते हैं और इन्होंने बहुत सारे उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया है। साथ ही मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं जिससे अगर वर्षा होती है, बारिश होती है तो मिट्टी बहकर नहीं जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये मॉस मृदा अपरदन को भी रोकती है। ब्रायोफाइट का ही एक सदस्य है लीवरवर्ट। लीवरवर्ट को प्रायः छायादार स्थानों जैसे कि इन्हें दलदली क्षेत्र पे या फिर पेड़ों की छालों पर, गीली मिट्टी ऐसी जगह पर ये पाए जाते हैं। लीवरवर्ट की जो प्लांट बॉडी होती है ये भी थैलॉइड होती है, थैलस जैसी होती है। जैसे कि हम इसका एक उदाहरण लेते हैं मार्केंशिया का। ये जो थैलस होता है ये पृष्ठाधर होता है, मतलब डॉर्सिवेंट्रल होता है। इसका मतलब ये है कि इसका पृष्ठ वाला भाग जो डॉर्सल भाग है और जो वेंट्रल भाग है, इन दोनों को हम पहचान सकते हैं, इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इनमें जो राइजोइड्स पाए जाते हैं इसकी सहायता से ये सबस्ट्रेटम को पकड़े रहते हैं। लीवरवर्ट में अगर हम ऐसे सदस्यों की बात करें जिनमें पत्तियां पाई जाती हैं, तो इनमें जब पत्तियां पाई जाती है तो ये तने जैसी संरचना पर दो कतारों में लगी हुई रहती है। लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन होता है जो कि विखंडन विधि के द्वारा होता है। विखंडन विधि जैसे हमने शैवाल में देखी थी, लगभग वैसे ही यहाँ पर होगा कि थैलस का भाग विखंडित होगा और जब ये खंड बनेगा तो प्रत्येक खंड से एक नए थैलस का, नए गैमेटोफाइट का निर्माण होगा। दूसरा अलैंगिक जनन जैमा के द्वारा होता है। अब ये जैमा क्या है? जैसे यहाँ पर आप एक संरचना देख रहे हैं, एक पॉट जैसी, एक पात्र जैसी संरचना देख रहे हैं। ये जो संरचना होती है इसे कहते हैं जैमा कप और इस जैमा कप के अंदर में ये जैमा होता है। ये जैमा हरे रंग का बहुकोशीय अलैंगिक कलियां है जो इस जैमा कप के अंदर में उपस्थित होती है। तो जब ये जैमा इस थैलस से अलग होगा तब ये अंकुरित होता है और फिर उस जैमा से एक नया प्लांट, नया गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन होता है। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन इनमें नर और मादा युग्मक की सहायता से होता है। इसमें लैंगिक अंग भाग लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है मार्केंशिया का थैलस, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, मतलब मादा युग्मकोद्भिद, और ये जो है ये मेल गैमेटोफाइट है या नर युग्मकोद्भिद। जब इस गैमेटोफाइट में माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होगा तब इससे गैमिट्स बनेंगे, युग्मक बनेंगे, जैसे कि हमने पहले बात की थी। तो फीमेल गैमेटोफाइट, आपको जब डायग्राम बनाना होता है इसका, तब आपको इनमें अंतर पता रहना चाहिए कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फीमेल वाला पार्ट है यहाँ पर ये फ्लावर जैसा दिख रहा है, फूल जैसा संरचना दिख रही है, सुंदर सा लग रहा है, और मेल वाला जो भाग है ये इतना, फूल वाला जो भाग है वो बहुत अधिक खिला हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये डिफरेंस आप इसमें देख सकते हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट से आर्किगोनिया का निर्माण होगा, इनमें आर्किगोनिया पाया जाता है, आर्किगोनिया का निर्माण होगा और इस आर्किगोनिया से एग का निर्माण होगा। इसी प्रकार से
मेल गैमेटोफाइट क्या बनाएंगे? मेल गैमेट बनाएंगे, एंथ्रेडिया, और इन एंथ्रेडिया से एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होगा। अब ये एंथ्रेडिया और एंथ्रोजोइड्स संलयित होंगे, फ्यूज होंगे, जिससे जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होगा। अब यहाँ पर जो जाइगोट बन रहा है ये डिप्लॉयड होता है। अब ये जाइगोट कुछ समय तक मियोटिक डिवीजन इसमें नहीं होता है, जबकि इसकी कुछ कोशिकाएं विकसित होती है और इससे एक स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है स्पोरोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट है, अभी ये परिपक्व स्पोरोफाइट नहीं हुआ है, इसकी कोशिका अभी भी विकसित हो रही है। तो ये इमेच्योर स्पोरोफाइट है। तो अब ये स्पोरोफाइट में जब मियोटिक डिवीजन होगा, जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तब इससे स्पोर्स बनेंगे। यहाँ स्पोर्स बन रहे हैं। अब ये जो स्पोर्स बन रहे हैं ये कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, अगुणित, गुणसूत्र की संख्या इनमें अगुणित होंगी। और इस स्पोर्स से फिर से थैलस का निर्माण होगा, एक नया थैलस बनेगा, और ये जो नया थैलस बनेगा ये कैसा होगा? ये भी हैप्लॉइड होगा। तो मेल और फीमेल थैलस यहाँ पर इसका निर्माण होगा। तो फिर से मेल थैलस से मेल गैमेटोफाइट बनेगा और फीमेल थैलस से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो इस चक्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हैप्लॉइड जनरेशन भी दिखाई दे रही है और डिप्लॉइड जनरेशन भी दिखाई दे रही है। तो ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट जो भाग होता है ये ज़्यादा प्रभावी, ज़्यादा डोमिनेंट है, क्योंकि ये ज़्यादा विकसित है। और जीवन चक्र में भी आप देख रहे हैं ये काफ़ी समय तक ये चक्र जो है चलते रहता है गैमेटोफिटिक अवस्था से, इसलिए ज़्यादा विकसित होने के कारण ये प्रभावी अवस्था होती है। तो इस प्रकार से लीवरवर्ट में ये चक्र चलते रहता है। ब्रायोफाइट का दूसरा सदस्य है मॉस। मॉस में भी प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट होती है, जो कि हैप्लॉइड होती है। मॉस के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं होती है। पहली होती है प्रथम तंतु, या जिसे प्रोटोनिमा स्टेज कहते हैं, और दूसरी अवस्था होती है जो पत्ती की तरह होती है, या जिसे हम लीफी स्टेज कहते हैं। तो प्रथम तंतु की अवस्था में जो संरचना है वो हरे रंग की होती है, शाखित होती है और तंतुमयी होती है। और इसी प्रथम तंतु से सेकेंडरी प्रोटोनिमा या लीफी स्टेज का निर्माण होता है। और इस लीफी स्टेज में एक पतला सा तना होता है, तने जैसी संरचना होती है, और इस तने जैसी संरचना पर पत्तियां सर्पिल रूप से लगी हुई रहती है। और साथ ही इसमें मुलाब होते हैं, राइजोइड्स होते हैं, जो मिट्टी से जुड़े रहते हैं। मॉसिस में कायिक जनन, विखंडन और मुकुलन विधि के द्वारा होता है। जब द्वितीयक प्रथम तंतु में विखंडन और मुकुलन होगा तब इनमें कायिक जनन होगा। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो जैसे कि हमने बात की थी कि इनमें दो अवस्थाएं होती हैं। तो प्रथम तंतु अवस्था या प्रोटोनिमा, तो यहाँ से ही इसके जीवन चक्र की शुरुआत होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह है प्रोटोनिमा, प्रथम तंतु। ये प्रथम तंतु किससे बना? ये प्रोटोनिमा प्रथम तंतु किससे बना? स्पोर्स से बना। स्पोर से प्रथम तंतु प्रोटोनिमा बना। ये कैसा दिख रहा है आपको? शाखित दिख रहा है, तंतुमय दिख रहा है। और इसी से किसका निर्माण होगा? लीफी स्टेज बनेगी, पत्ती जैसी संरचना बनेगी। और इसी लीफी स्टेज और लीफी अवस्था में ही लैंगिक अंग विकसित होते हैं। और ये लैंगिक अंग इसके ऊपर शीर्ष भाग पर उपस्थित रहते हैं। अब नर लैंगिक अंग से एंथ्रिडिया और मादा लैंगिक अंग से आर्किगोनिया, इसका निर्माण होगा। एंथ्रिडिया से एंथ्रोजोइड्स बनेंगे जो कि मूवेबल होंगे। आर्किगोनिया से एग का निर्माण होगा। ये एंथ्रोजोइड्स
पहुंचते हैं और इनमें निषेचन होता है और फिर युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बन रहा है, ये डिप्लॉयड होगा क्योंकि ये हैप्लॉयड स्पोर्स से बना है, इसलिए ये द्विगुणित या डिप्लॉयड होगा। इनमें तुरंत ही मियोटिक डिवीजन नहीं होता है, जबकि इससे एक संरचना का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पोरोफाइट धीरे धीरे विकसित हो रहा है और यहाँ पर एक स्पोरोफाइट बन रहा है। तो ये लीफी अवस्था है, ये गैमेटोफिटिक फेज है, और जो ऊपर वाला भाग है ये है स्पोरोफिटिक फेज। ये स्पोरोफिटिक फेज को अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 भाग विकसित हो जाते हैं। एक होता है फूट, सीटा, बीच वाला भाग सीटा होता है और ऊपर वाला भाग होता है कैप्सूल। ये जो कैप्सूल जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, इनमें जब मियोटिक डिवीजन होगा, इनकी कुछ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा, तब इससे स्पोर्स बनेंगे और ये जो स्पोर्स होंगे ये हैप्लॉइड होंगे और हैप्लॉइड स्पोर से फिर से क्या बनेगा, प्रथम तंतु बनेगा जो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हमको गैमेटोफिटिक अवस्था दिखाई दे रही है और स्पोरोफिटिक अवस्था दिखाई दे रही और इस प्रकार इनका जीवन चक्र पूर्ण होता है। बच्चों, अब हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट्स शैवाल और ब्रायोफाइट्स से भी अधिक विकसित पौधे हैं क्योंकि इनमें जड़, तना, पत्ती पाए जाते हैं जो कि अभी तक हमने शैवाल और ब्रायोफाइट में नहीं देखा। साथ ही इनमें संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम भी पाया जाता है। ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। आपने फर्न, इन पौधों को गार्डन में तो देखा ही होगा। इनका सजावटी पौधों के रूप में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है और इन्हें उगाया भी जाता है। जीवन चक्र टेरिडोफाइटा का जानने के लिए आइए हम एक वीडियो के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। टेरिडोफाइट, जिनका सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। फर्न टेरिडोफाइट का एक प्रकार है जिसका उपयोग सजावटी पौधे के रूप में किया जाता है। इन्हें आपने गार्डन में देखा होगा। ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिनमें संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है। टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं और कुछ रेतीले मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं। टेरिडोफाइट में मुख्य पादपकाय स्पोरोफाइट है जिसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होती हैं। टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी, लघु, पर्ण, उदाहरण सिलाजिलेला, अथवा बड़ी, बृहत्पर्ण हो सकती है जैसे फर्न। टेरिडोफाइट का उपयोग सजावटी पौधों, मिट्टी को बांधे रखने के लिए अर्थात एज ए सॉइल बाइंडर और औषधीय पौधों के रूप में होता है। टेरिडोफाइट को 4 वर्गों में बांटा गया है: साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। टेरिडोफाइट के जीवन चक्र की स्पोरोफाइट से शुरुआत होती है। फर्न के स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी स्पोरेंजिया होती है जो पत्ती के तरह के बीजाणुपर्ण स्पोरोफिल्स पर लगी रहती हैं। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण यानी स्पोरोफिल्स सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिन्हें शंकु या स्ट्रोबिलस कहते हैं, जैसे इक्विसिटम। बीजाणुधानी स्पोरेंजियम में स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु या स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट, छोटा, बहुकोशिक, मुक्तजीवी, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैलाब युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट बनाते हैं जिसे प्रोथेलस कहते हैं। इन गैमेटोफाइट को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए। प्रोथेलस के नर तथा मादा अंग होते हैं जिन्हें पुधानी एंथ्रेडियम तथा स्त्रीधानी आर्किगोनियम कहते हैं। एंथ्रेडियम से एंथ्रोजोइट्स,
या पुमणु का निर्माण करते हैं और आर्किगोनियम एग अंड का निर्माण करती है। एंथ्रोजोइड्स को एग तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। एंथ्रोजोइड्स एग से संगलन करते हैं और युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं। उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है। टेरिडोफाइट में जहाँ स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं उन पौधों को समबीजाणु या होमोस्पोर्स कहते हैं। वहीं दूसरी ओर जहाँ स्पोर दो प्रकार के बड़े तथा छोटे बनते हैं उन्हें विषम बीजाणु या हेटेरोस्पोर्स कहते हैं। बड़े बृहद बीजाणु मेगास्पोर मादा बीजाणु होते हैं तथा छोटे लघु बीजाणु जो कि नर बीजाणु माइक्रोस्पोर होते हैं से क्रमशः मादा तथा नर युग्मकोद्भिद जिसे फीमेल या मेल गैमेटोफाइट कहते हैं बनते हैं। ऐसे पौधों में फीमेल गैमेटोफाइट अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। फीमेल गैमेटोफाइट में युग्मनज का विकास होता है जिससे एक नया शैशव भ्रूण एम्ब्रियो बनता है।